Presenting Solitude Education app, available on Google Play Store. Download now. Hello everyone, welcome to the Solitude Education. Now starting our next question. तो बेटा this is the last question of SSC JEE. SSC JEE में ये लास्ट क्वेश्चन है. SSC JEE में आज तक जितने भी कन्वेंशनल क्वेश्चन आए हैं SFD BMD से रिलेटेड मैंने सारे क्वेश्चन आपको करा दिए हैं. ये लास्ट बचा है. दिस क्वेश्चन इज कमिंग इन द 2018 एग्जाम. ये 2018 में आया था SSC JEE में. नाउ 2018 में आई थी बच्चे ये प्रॉब्लम, वो भी कितने मार्क्स की, दैट इज ऑफ 20 मार्क्स. 20 नंबर की ये प्रॉब्लम आपके एग्जाम में आई थी. ठीक है, इसके बाद SSC JEE के जितने सारे क्वेश्चन मेरे ओवर हो जाएंगे. उसके बाद बच्चे हम जो करेंगे वो इंजीनियरिंग सर्विस के क्वेश्चन करेंगे SFD BMD के, जो आपके SSC के मेंस के एग्जामिनेशन में आ सकते हैं. क्लियर है? चलो देखते हैं क्वेश्चन. ड्रॉ द शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम फॉर द बीम. बीम के लिए शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रॉ करना है. अब कुछ बच्चे मेरे को कल क्वेश्चन का सॉल्यूशन भेज रहे थे. देखो, अगर क्वेश्चन में मेंशन करे कि भाई इसका पॉइंट ऑफ कॉन्ट्रा फ्लेक्चर लोकेट करो, ठीक है, तभी आपको कैलकुलेशन ज्यादा दिखाने, अदरवाइज कोई भी कैलकुलेशन आपको नहीं करनी है. सिंपली आप ट्रिक से ड्रॉ कर दो. दो क्रिटिकल पॉइंट के बीच में एक सेक्शन ले लो, सेक्शन लेके इक्वेशन दिखा दो बस. उसके अलावा आपको कुछ भी कैलकुलेट करने की रिक्वायरमेंट बच्चे वहां पे नहीं है, ना आपसे कुछ वो पूछने वाला है. ठीक है, बस अगर हाँ स्पेशली उसने पूछ लिया कि भाई पॉइंट ऑफ कॉन्ट्रा फ्लेक्चर लोकेट करो, मैक्सिमम पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट निकाल के दिखाओ, मैक्सिमम नेगेटिव निकाल के, तब निकालना है, अदरवाइज नहीं निकालना है. क्लियर है? चलो करो इस क्वेश्चन को, पढ़ो एक बार क्या है क्वेश्चन क्या नहीं है. सुनो क्वेश्चन को. देखो, एक सिंगली ओवरहैंग बीम दिया है, एक साइड में ओवरहैंग बीम है. नाउ दिस इज द बीम ए बी सी डी एंड ई. ये यूडीएल लगा है, 2 पॉइंट लोड लगे हैं, अगेन यूडीएल लगा हुआ. ठीक है, तो मैंने बच्चे आपको ये बताया हुआ है जी कि जब भी हम SFD BMD ड्रॉ करेंगे तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो मेरा मोटिव रहेगा, जो मेरा टारगेट रहेगा, वो ये रहेगा कि मैं सपोर्ट रिएक्शन को कैलकुलेट कर लूं. क्योंकि 2 एंड है यहाँ पे, एक ए एंड और दूसरा बी एंड, केवल मेरे यहीं पे सपोर्ट रिएक्शन होने वाली है. तो मैं ये बोल सकता हूँ बच्चे कि मैंने मान लिया कि इस एंड ए पे मेरी सपोर्ट रिएक्शन है डेट इज वी, और इस एंड पे मेरी जो सपोर्ट रिएक्शन है डेट इज ऑफ वी. क्लियर है? अरे क्लियर है? चलो कैसे निकालते हैं सपोर्ट रिएक्शन. मुझे पता है कि वर्टिकल फोर्सेस का सम कितना होना चाहिए, 0. मैंने मान लिया कि वर्टिकली अप फोर्स है पॉजिटिव और वर्टिकली डाउन फोर्सेस है मेरे नेगेटिव. वर्टिकली अप है पॉजिटिव और वर्टिकली डाउन है मेरे नेगेटिव. वर्टिकली अप पॉजिटिव, वर्टिकली डाउन नेगेटिव. अप कौन से है मेरे वर्टिकली अप, वी और वी बी. तो नाउ वी ए प्लस वी बी, नाउ वी ए प्लस वी बी. उसके बाद नेक्स्ट देखो, डाउन कौन से लगे. देखो यूडीएल का रिजल्टेंट तो डाउनवर्ड लगेगा ना. इंटेंसिटी कितनी है, 2. डिस्टेंस कितनी है, 4. तो 2 मल्टीप्लाई 4. डाउनवर्ड होगा तो बच्चे माइनस. नेक्स्ट लोड 6 किलोटन का डाउनवर्ड तो माइनस, 3 किलोटन का लोड डाउनवर्ड तो माइनस. उसके अलावा ये जो यूडीएल लगा है, इंटेंसिटी है 3 है, डिस्टेंस है 2, 3 दूनी 6, तो ये भी माइनस का होगा, यानी कि 3 मल्टीप्लाई 2 इट इज इक्वल टू कितना हो गया बच्चे, 0 हो गया. इसको मैं अगर कैलकुलेट करता हूं तो नाउ V प्लस वी बी, नाउ V प्लस वी बी इज इक्वल टू कितना हो गया, 4 दूनी 8, 8 6 14 और 3 17 और 6 कितने हुए, 23, यानी कि 23. नाउ द वैल्यू इट इज 23. ये बच्चे मैंने मान ली. नाउ दिस इज द इक्वेशन नंबर 1. क्लियर है? अरे क्लियर है? चलो आगे देखो. अब आगे सुनो इधर, VA प्लस VB तो आ गया मेरा 23. नेक्स्ट इक्वेशन एक है, अननोन 2 है, तो मुझे एक और एडिशनल इक्वेशन की रिक्वायरमेंट पड़ेगी. एडिशनल इक्वेशन कहां से आएगी. ए पॉइंट मेरा सिंपली सपोर्टेड है और सबको पता है कि भाई सिंपली सपोर्टेड एंड पे मेरा मोमेंट कितना होता है, 0. यानी कि ए पॉइंट के अबाउट मोमेंट कितना होगा. नाउ मोमेंट अबाउट द ए पॉइंट इज इक्वल टू 0. मैंने मान लिया कि जो मेरे क्लॉकवाइज मोमेंट है वी कैन टेक पॉजिटिव, और जो मेरे एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट है वी कैन टेक नेगेटिव. क्लॉकवाइज मोमेंट को हम लेंगे पॉजिटिव और एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट को हम लेंगे बच्चे क्या, नेगेटिव. क्लियर है? चलो अब लो, अब देखते हैं यूडीएल लगा है. नाउ दिस इज द यूडीएल. ठीक है, ये यूडीएल लगा है, ये यूडीएल. इंटेंसिटी है 2, डिस्टेंस है 4, तो कितना हुआ 8. ये कैसे घूम रहा है इसके अबाउट, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में. कैसे रोटेट कर रहा है, नाउ इट इज मूविंग इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन. ठीक है, तो 8, डिस्टेंस कितनी होगी, नाउ दिस इज 2 मीटर, ये भी 2 मीटर, क्लॉकवाइज है तो पॉजिटिव, तो 8 मल्टीप्लाई कितना बचे 2. VA तो इसी से पास करेगा तो इसका मोमेंट 0. नेक्स्ट लोड देखो 6 किलोन्यूटन का, टिप पकड़ो इसकी, कैसे घूम रहा है इसके अबाउट,
क्लॉकवाइज तो 6 डिस्टेंस है 4 तो प्लस 6 इंटू 4 प्लस 6 इंटू 4। नेक्स्ट लोड देखो 3 किलोन्यूटन। टिप पकड़ो बच्चे, कैसे घूम रहा है इसके अबाउट क्लॉकवाइज, कैसे घूम रहा है क्लॉकवाइज। लोड है 3, डिस्टेंस 4 और 2 6 यानी कि प्लस 3 इंटू 6 प्लस 3 इंटू कितना आ गया 6 आ गया। नेक्स्ट लोड देखो वीबी रिएक्शन देखो, टिप पकड़ो कैसे घूम रहा है एंटी क्लॉकवाइज तो माइनस। तो डिस्टेंस कितनी है 4 2 6 और 4 10 तो वीबी माइनस का वीबी मल्टीप्लाई कितना हुआ 10। क्लियर। नेक्स्ट यूडीएल बचे इंटेंसिटी कहाँ नीचे की तरफ लगेगा। लोड इंटेंसिटी है 3 डिस्टेंस है 2 यानी कि 3 दूनी कितना हुआ 6। कैसे घूमेगा इसके अबाउट, नाउ इट इज मूविंग इन क्लॉकवाइज। तो 6 डिस्टेंस कितनी होगी 4 2 6 और 4 10 ये कितना होगा 1 मीटर तो 1 11 तो 4 तो 8 2 10 और 1 11 तो प्लस का 6 इंटू 11 इट इज कमिंग आउट टू बी ऑफ 0। यहां से कैलकुलेट करते हैं। अगर मैं यहां से इसको बच्चे कैलकुलेट करूं ना, द वैल्यू ऑफ वीबी की वैल्यू कितनी आने वाली देखो एक बार ध्यान से। 8 दूनी कितने हुए 16 प्लस 6 चौक 24 प्लस 6 3 18 प्लस 11 66 डिवाइडेड बाई 10 यानी कि 12.4। जो वीबी की वैल्यू आ रही है बच्चे यहाँ से, नाउ वीबी इट इज कमिंग आउट टू बी ऑफ 12.4। ठीक है, जो वीबी की वैल्यू आ रही है यहाँ से, नाउ वीबी वैल्यू हाउ मच दैट इज ऑफ 12.4 किलो न्यूटन। ठीक है, वीबी की वैल्यू को यहाँ पे पुट कर दो, यहाँ पे वीए प्लस वीबी कितना है 23 तो 23 माइनस 12.4 इट इज 10.6। तो वीए की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चे, नाउ वीए इट इज कमिंग आउट टू बी हाउ मच दैट इज ऑफ 10.6। वीए आ जाएगा मेरा 10.6 किलो न्यूटन और वीबी की वैल्यू कितनी आ जाएगी दैट इज 12.4। क्लियर है। तो वीए आ रहा है यहाँ से कितना बच्चे 10.6, नाउ इट इज ऑफ 10.6 किलो न्यूटन और जो वीबी आ रहा है मेरा कितना होगा दैट इज ऑफ 12.4 किलो न्यूटन। वीबी की वैल्यू कितनी होगी दैट इज 12.4, वीबी 12.4 और वी आ जाएगा मेरा 10.6। क्लियर है, मेरी रिएक्शंस आ गई यहाँ से। अब आगे देखो, इतना समझ में आया होगा सभी को कि भाई मैंने रिएक्शंस अपनी कैलकुलेट कर ली यहाँ पे भी और इस एंड पे भी। ठीक है, दोनों एंड पे मैंने रिएक्शंस अपनी कैलकुलेट कर ली हैं। इस एंड पे आ रही है मेरी रिएक्शन दैट इज ऑफ 12.4 और इस एंड पे जो मेरी रिएक्शन आ रही है दैट इज ऑफ 10.6। कितनी आ रही है दैट इज ऑफ 10.6। क्लियर है। नाउ अब आगे देखते हैं। नेक्स्ट इज सबसे पहले रेफरेंस लाइन को ड्रॉ कर लेते हैं। नाउ वी ड्रॉ द रेफरेंस लाइन। सबसे पहले वी हैव टू ड्रॉ द रेफरेंस लाइन। ठीक है, ये मैंने बच्चे अपनी रेफरेंस लाइन ड्रॉ कर ली है। चलिए सुनो इधर, तो बच्चे सबसे पहले हम ड्रॉ करते हैं नाउ शेयर फोर्स डायग्राम। सुनिए इधर देखो, शेयर फोर्स डायग्राम में स्टार्टिंग मैंने जैसा बताता हूं हमेशा लेफ्ट हैंड से ही शुरू करेंगे स्टार्टिंग। नाउ अगर बच्चे मैं लेफ्ट हैंड से स्टार्टिंग करता हूं, इफ यू स्टार्टिंग फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, तो सुनो इधर, मैंने सबसे पहले बताया कि लेफ्ट हैंड से स्टार्ट करते हैं पॉइंट से। ए पॉइंट पे वर्टिकली अप रिएक्शन लगी है 10.6, इसका मतलब मेरे को वर्टिकली अप चलना पड़ेगा कितना 10.6। तो मैं इस पॉइंट से वर्टिकली अप मूव कर जाऊंगा, कितना डिस्टेंस मूव कर जाऊंगा दैट इज ऑफ 10.6। मैंने 10.6 डिस्टेंस अपवर्ड मूव कर दी। अब मैं यहाँ पे पहुंच गया। ए के बाद नेक्स्ट क्रिटिकल पॉइंट आया डी और ए और डी के बीच में लगा है यूडीएल और जब किसी पोर्शन में लगता है यूडीएल तो क्या बनती है इंक्लाइंड स्ट्रेट लाइन। अब इंक्लाइंड तो भाई ये भी है और इंक्लाइंड ये भी है, ये बनेगा कि ये बनेगा, वो कौन डिसाइड करेगा? वो कौन डिसाइड करता है? वो डिसाइड करता है कि बच्चे रिलेशन क्या है। रिलेशन मैंने बता रखा है शेयर फोर्स का लोडिंग के साथ dv अपॉन dx इज इक्वल टू माइनस डब्ल्यू। माइनस क्यों आया? चूंकि लोडिंग मेरी डाउनवर्ड है। इंटेंसिटी अगर यूडीएल मेरा ऊपर की तरफ लगा होता, अगर यूडीएल बच्चे मेरा कुछ इस तरह लगा होता ऊपर की तरफ, तो ये पॉजिटिव वैल्यू हो जाती। क्लियर है। माइनस का मतलब होता है लेस देन जीरो, और अगर किसी फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव लेस देन जीरो है इसका मतलब डिक्रीजिंग कर्व बनेगा। डिक्रीजिंग का मतलब ये होता है ना कि ये। क्लियर है, समझ में आ गया? अब मेरे को इतनी तो श्योरिटी होगी कि मेरी जो इंक्लाइंड स्ट्रेट लाइन है वो नीचे की तरफ आने वाली है, और नीचे की तरफ आके वो डी पॉइंट पे कहां मिलेगी वो कौन डिसाइड करता है? वो डिसाइड करेगा कि मेरा डी पॉइंट पे शेयर फोर्स कितना है।
डी पॉइंट पे बच्चे मेरा शेयर फोर्स कितना है। अब शेयर फोर्स के लिए भी मैंने चीजें आपको बता रखी हैं। क्या भाई, मैंने बता रखा है कि ये मेरा सेक्शन हो गया, नाउ दिस इज अवर सेक्शन एक्स एक्स, और इस सेक्शन के अगर लेफ्ट में अपवर्ड, राइट में डाउनवर्ड, तो शेयर फोर्स होता है मेरा पॉजिटिव। अगर इस सेक्शन के लेफ्ट में डाउनवर्ड, राइट में अपवर्ड, तो शेयर फोर्स होता है मेरा नेगेटिव। क्लियर है इतना? अब ये डी पॉइंट हो गया, डी सेक्शन हो गया। इस सेक्शन पे मेरे को शेयर फोर्स निकालना है, तो इसके लेफ्ट में, इस सेक्शन के लेफ्ट में 10.6 अपवर्ड, सेक्शन के लेफ्ट में अपवर्ड तो पॉजिटिव, यानी कि 10.6 पॉजिटिव, यूडीएल लगेगा, रिजल्टेंट डाउनवर्ड कितना लगा है, 2 × 4 8 डाउनवर्ड, तो सेक्शन के लेफ्ट में डाउनवर्ड नेगेटिव, यानी कि प्लस का 10.6 और माइनस का 8, प्लस का 10.6 और माइनस का 8, नाउ 2.6, प्लस का 2.6। इसका मतलब बच्चे क्या होगा, प्लस का तो मतलब रेफरेंस लाइन से ऊपर, तो ये मेरी लाइन कहीं यहाँ पे आके मीटअप कर जाएगी, ये मेरी लाइन यहाँ पे आके कहीं मीटअप कर जाएगी, और ये जो वैल्यू होगी नाउ दिस इज द 2.6। क्लियर है? अरे क्लियर है? चलो आगे चलते हैं। अब मैं कहां पहुंच गया, डी से जस्ट थोड़ा सा पहले पहुंचो। डी पॉइंट पे मैं जैसे ही पहुंचता हूं, मुझे पता चला कि डी पॉइंट पे 6 किलोन्यूटन का लोड डाउनवर्ड लगा है, नीचे की तरफ लगा हुआ है। इसका मतलब मुझे कितनी डिस्टेंस नीचे आना पड़ेगा, 6। मुझे कितने डिस्टेंस नीचे आना पड़ेगा बच्चे, मुझे 6 डिस्टेंस नीचे आना पड़ेगा। 2.6 तो ऑलरेडी है, 2.6 तो ऑलरेडी है, और यानी कि 3.4 और नीचे आ जाऊं तो टोटल मिला के कितना हो जाएगा, 6। यानी कि मुझे इस पर्टिकुलर पॉइंट से, यानी कि बच्चे मेरे को इस पर्टिकुलर पॉइंट से मुझे कितना डिस्टेंस, टोटल मुझे 6 चलना था, तो 2.6 ये हो गया, 3.4 ये हो गया, दोनों मिला के कितना हो गया, 6। 2.6 प्लस 3.4 टोटल मिला के हो गया 6। क्लियर है? डी के बाद नेक्स्ट क्रिटिकल पॉइंट आया ई, और डी और बी, ई के बीच में कोई लोड नहीं है। जब किसी रीजन में कोई लोड नहीं लगता है तो क्या बनता है, देयर इज अ हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन। क्या बनेगा बच्चे, हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन। तो यहां से नाउ मेरी हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन बन गई। क्या बन गया, नाउ देयर इज ए हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन। ठीक है, क्या बन गया मेरे यहाँ पे, हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन बन गया। क्लियर है? अब जैसे ही मैं ई पॉइंट पे पहुंचा, मैं देखता हूं कि एक और लोड लगा है 3 किलोन्यूटन का डाउनवर्ड, यानी कि कितनी डिस्टेंस नीचे आना पड़ेगा, 3 डिस्टेंस मेरे को फिर से नीचे आना पड़ेगा। मैं 3 डिस्टेंस फिर से बच्चे नीचे की तरफ आ गया, मैं 3 डिस्टेंस फिर से क्या हुआ, नीचे की तरफ मूव कर गया। क्लियर हुआ? 3 चला मैं, 3.4 ऑलरेडी नीचे था, 3 और चल दिया, तो 3 + 3.4 कितना हो गया बच्चे, 6.4। ई के बाद नेक्स्ट क्रिटिकल पॉइंट आया बी, और ई और बी के बीच में कोई लोड नहीं है। जब किसी रीजन में कोई लोड नहीं लगता तो क्या बनता है, अगेन देयर इज ए हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन। तो क्या बनेगा बच्चे मेरा, अगेन हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन बनेगी, फिर से मेरी हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन बन गई। ठीक है, अगेन देयर इज ए हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन। ठीक है, तो मेरी फिर से हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन बन गई। जैसे ही बी पॉइंट पे पहुंचता हूं तो एक 12.4 का अपवर्ड रेशन लगी, यानी कि कितना मूव करना पड़ेगा मुझे, 12.4 अपवर्ड मूव करना पड़ेगा। 6.4 तो आ चुका हूं, 6.4 तो बच्चे आ चुका हूं, 6 और चल दूं तो 6 + 6.4 होता है 12.4, और उतना ही तो चलना था मेरे को। यानी कि अब मैं इस पर्टिकुलर पॉइंट से, यानी कि बच्चे मैं अब इस पर्टिकुलर पॉइंट से कितना मूव कर जाऊंगा, नाउ वी कैन मूव, कितनी डिस्टेंस मूव करनी पड़ेगी मेरे को, नाउ दिस मच। कितनी है वैल्यू, ये मेरी 6 और ये 6.4, तो 6 + 6.4 = 12.4। बी के बाद नेक्स्ट क्रिटिकल पॉइंट आया सी, और बी और सी के बीच में कोई लोड नहीं लगा। बी और सी के बीच में बच्चे कोई लोड नहीं लगा। जब किसी रीजन में कोई लोड नहीं लगता तो क्या बनता है, बी और सी के बीच में कोई लोड नहीं लगा ना, जब किसी रीजन में कोई लोड नहीं लगता तो क्या बनता है, देयर इज ए इंक्लाइंड, सॉरी लोड लगा यूडीएल। जब यूडीएल लगते थे एसएफडी के केस में क्या बनता है, इंक्लाइंड स्ट्रेट लाइन। अब इंक्लाइंड है, डाउनवर्ड है, तो माइनस माइनस लेस देन 0, यानी कि किसी भी फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव अगर लेस देन 0 हो तो क्या बनता है, डिक्रीजिंग कर्व। अब मुझे इतना पता है कि मेरी इंक्लाइंड स्ट्रेट लाइन नीचे की तरफ आएगी, सी पॉइंट फ्री एंड है, कोई लोड नहीं है, शेयर फोर्स 0 होगा। 0 मतलब वो यहाँ पे ही आके मीटअप करेगी, यानी कि मेरी लाइन यहाँ से चलेगी और इस पॉइंट पे आके मीट कर जाएगी। क्लियर हुआ? क्लियर है? जितना भी रेफरेंस लाइन के ऊपर है, जितना भी रेफरेंस लाइन के ऊपर है वो सारा का सारा पॉजिटिव, रेफरेंस लाइन के नीचे नेगेटिव। क्लियर है? रेफरेंस लाइन के ऊपर जितना भी है सारा का सारा पॉजिटिव, और रेफरेंस लाइन के नीचे जितना भी है वो सारा का सारा मेरा नेगेटिव। क्लियर है? रेफरेंस लाइन के नीचे सारा नेगेटिव और रेफरेंस लाइन के ऊपर सारा का सारा पॉजिटिव। क्लियर? अरे क्लियर है? क्लियर सभी को?
क्या बन गया बच्चे ये मेरा, नाउ दिस इज द शेयर फोर्स डायग्राम, ये बन गया मेरा शेयर फोर्स डायग्राम, यानी कि ये बच्चे मेरा SFD बन गया। क्या बन गया ये मेरा, नाउ दिस विल बी द शेयर फोर्स डायग्राम SFD। क्लियर हुआ, क्या बन गया मेरा, SFD बन गया। अरे क्लियर है, चलो देखो कितना इजी प्रॉब्लम था, कॉम्प्लिकेटेड नहीं होती चीजें, कॉम्प्लिकेटेड आप खुद करते हैं चीजों को, ठीक है। बन गया मेरा SFD। चलो नेक्स्ट, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रॉ करना है मेरे को। अब देखो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम कैसे ड्रॉ करेंगे, सुनो इधर। मैंने एक बात आपको बता रखी है बच्चों, मैंने ये बता रखा है कि जब मैं बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रॉ करता हूं तो मैं लोडिंग डायग्राम और शेयर फोर्स डायग्राम दोनों को देख के बनाता हूं, लेकिन जब मैं SFD बनाता हूं तो मैं केवल लोडिंग डायग्राम को देख के ही क्या बनाता हूं, SFD बनाता हूं, ठीक है। चलो नेक्स्ट बच्चे, मेरे को बनाना है बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। नाउ वी हैव टू ड्रॉ द बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। तो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम के लिए सबसे पहले मैं ये थोड़ी सी रेफरेंस लाइन नीचे की तरफ और बढ़ा लेता हूं। चलो नेक्स्ट इज, सुनो इधर बच्चों, अब देखो इधर, देखो इधर, इधर इधर सभी लोग सुनो इधर। स्टार्टिंग हमेशा ए एंड से करेंगे, ए एंड सिंपली सपोर्टेड है तो ऑब्वियस सी बात है बेंडिंग मोमेंट जीरो होगा, सबको पता है इतना तो भाई कि सिंपली सपोर्टेड एंड पे बेंडिंग मोमेंट हमेशा जीरो होता है, यानी कि मेरा बेंडिंग मोमेंट डायग्राम स्टार्टिंग तो उसकी यहीं से होने वाली है, ठीक है, इसी पर्टिकुलर पॉइंट से। नेक्स्ट क्रिटिकल पॉइंट डी और ए और डी के बीच में लगा यूडीएल, ए और डी के बीच में यूडीएल लगा हुआ है। जब यूडीएल लगता है किसी भी पोर्शन के अंदर तो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम की शेप कैसी बनती है, देयर इज ए पैराबोला। क्या बनता है बच्चे, पैराबोला बनता है। अब मेरे को इतना बात क्लियर हो गई कि मेरा पैराबोला बनने वाला है, मेरे को इतनी बात क्लियर हो गई कि क्या बनने वाला है, देयर इज ए पैराबोला। ए और डी के बीच में मेरा पैराबोला बनेगा। जब ए और डी के बीच में पैराबोला बनेगा, और मुझे ये भी पता है ए और डी के बीच में शेयर फोर्स का साइन चेंज नहीं हो रहा, तो मेरे लिए वो भी हेडेक खत्म हो गई बच्चे कि मेरे को ये भी चेक नहीं करना कि भाई वो कहीं पे जाके मैक्सिमम अटेन करेगा फिर डिक्रीज करेगा, नहीं, शेयर फोर्स है पॉजिटिव, और मेरे को एक रिलेशन पता है बड़े अच्छे से कि dm अपॉन dx, कि dm अपॉन dx इज इक्वल टू होता है vx, dm अपॉन dx इज इक्वल टू vx। ए और डी के बीच में शेयर फोर्स पॉजिटिव, पॉजिटिव का मतलब होता है बच्चे, पॉजिटिव का मतलब होता है ग्रेटर देन जीरो, और किसी भी फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव अगर ग्रेटर देन जीरो है तो इसका मतलब देयर इज इंक्रीजिंग कर्व। क्या बनता है, इंक्रीजिंग कर्व बनता है। क्लियर हुआ, यानी कि मेरा ग्राफ अब पैराबोला तो बनेगा, वो इंक्रीज ही करेगा, वो क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। अब एक और डाउट, भाई इंक्रीज कहां तक करेगा, वो डी पॉइंट तक करेगा। क्यों, क्योंकि कंटिन्यूअस इंक्रीजिंग कर्व बनेगा ना, शेयर फोर्स तो पॉजिटिव है इस रीजन के अंदर, उसके बाद जाके शेयर फोर्स प्लस से माइनस में चेंज हो रहा है, इसका मतलब आगे डिक्रीज करेगा, वो मैक्सिमम वैल्यू अटेन करेगा इस पॉइंट पे, ठीक है। अब मेरी ये भी हेडेक खत्म होगी, इंक्रीजिंग बन रहा है, पैराबोला बन रहा है। अब मेरे को क्या चेक करने पड़ेंगे, स्लोप। सुनो इधर, ये पॉइंट पे शेयर फोर्स है, शेयर फोर्स मतलब स्लोप, dm अपॉन dx मतलब स्लोप, यानी कि स्लोप एग्जिस्ट कर रहा है, यानी कि वो ऐसे ही जाने वाला है। डी पॉइंट पे शेयर फोर्स है, डी पॉइंट पे बच्चे शेयर फोर्स भी है, डी के जस्ट लेफ्ट में 2.6, डी के जस्ट राइट में 3.4, शेयर फोर्स मतलब स्लोप, यानी कि मेरा ग्राफ बच्चे, मेरा ग्राफ, मुझे इतनी क्लैरिटी हो गई कि मेरे को इतनी क्लैरिटी यहां से हो गई है, मेरे को इतनी क्लैरिटी हो गई कि जो मेरा कर्व है बच्चे वो कुछ, नाउ द कर्व इस पॉइंट से मूव करना स्टार्ट करेगा, नाउ फाइनली इट विल बी अटेन द मैक्सिमम वैल्यू लाइक दिस। क्लियर हुआ। अब कितनी है मैक्सिमम वैल्यू डी पॉइंट पे, वो निकालनी पड़ेगी, कैसे, 10.6, क्या ये मेरा सेक्शन क्या दे रहा है, सैगिंग, तो 10.6 इंटू 4, फिर यूडीएल लगा है, यूडीएल का रिजल्टेंट 8, कैसे दे रहा है इसके, ये सेक्शन होगिंग, तो 8 इंटू 2 यानी कि 16, ठीक है। तो 10.6 बच्चे मल्टीप्लाई में 4 माइनस, ये तो होगिंग दे रहा है ना 8, डिस्टेंस कितनी है 2, तो माइनस के 8 दूनी 2 16, यानी कि 26.2
4 वैल्यू, कितनी दे रहे हैं 26.4 वैल्यू आ रही है। कितनी आ रही है बच्चे 26.4 वैल्यू आ रही है, ठीक है। यानी कि मेरा मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट यहाँ पे कितना होगा, दैट इज ऑफ 26.4। कितनी वैल्यू अटेन कर लेगा मैक्सिमम 26.4। क्लियर हुआ। अब नेक्स्ट आगे देखता हूं, डी और ई के। अब भाई कॉन्सेंट्रेटेड लोड लगे रहो, क्योंकि मैंने ये भी बताया था जब हम बेंडिंग मोमेंट डायग्राम को बच्चे ड्रॉ करते हैं तो मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता जब यूडीएल लगे, मुझे फर्क कब पड़ता है जब कॉन्सेंट्रेटेड कपल लगा हो किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पे। क्लियर है? अरे क्लियर है सभी को? चलो अब आगे चलो, सुनो कुछ और ज्ञान की बातें। डी और ई के बीच में कोई लोड नहीं लगा, शेयर फोर्स है नेगेटिव, शेयर फोर्स है नेगेटिव। जब किसी रीजन में कोई लोड नहीं लगता तो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम की शेप कैसी बनती है, इंक्लाइंड स्ट्रेट लाइन। क्या बनती है? इंक्लाइंड स्ट्रेट लाइन। और इस रीजन में शेयर फोर्स है नेगेटिव, नेगेटिव का मतलब लेस देन जीरो। और किसी भी फंक्शन का अगर फर्स्ट डेरिवेटिव लेस देन जीरो तो इसका मतलब क्या है कि मेरी वो इंक्लाइंड स्ट्रेट लाइन कहां, नीचे की तरफ ही आने वाली है। अब वो नीचे की तरफ आएगी, लेकिन नीचे की तरफ आके ई पॉइंट पे कहां मिलेगी वो कौन डिसाइड करेगा कि ई पॉइंट पे मेरा बेंडिंग मोमेंट कितना है। अब ये रहा मेरा ई पॉइंट पे बेंडिंग मोमेंट, ये मेरा सेक्शन, निकालो बेंडिंग मोमेंट। राइट से ले लेता हूं, कम फोर्स लेने पड़ेंगे। 12.4 सैगिंग दे रहा है, 12.4 इंटू 4 यूडीएल हो करेगा कितना 6 इंटू 4। और ये क्योंकि सीजी पे लगता है ना तो 2 का आधा 1, 4 और 1 5, तो 6 मल्टीप्लाई 5 माइनस का 12.4 इंटू 4 प्लस का। तो मैं लिख सकता हूं बच्चे यहां से 12.4 मल्टीप्लाई में 4, 12.4 मल्टीप्लाई में 4 माइनस 6 का लोड था 6 मल्टीप्लाई 5 यानी कि 19.6। यानी कि मेरी की वैल्यू प्लस ही होने वाली है। और प्लस होके बच्चे कितनी होगी, वो प्लस होके कितनी होगी, दैट इज 19.6। प्लस होके वैल्यू कितनी होगी, दैट इज ऑफ 19.6। प्लस होके वैल्यू बच्चे कितनी होने वाली हो, नो प्लस होके वैल्यू होगी दैट इज ऑफ 19.6। क्लियर है? तो प्लस होके वैल्यू मेरी यहां से होगी दैट इज ऑफ 19.6। मैं ये भी लिख देता हूं, एक मिनट। ये वैल्यू कितनी थी, दैट इज 26.4। क्लियर है? 26.4 ही थी। एक बार और चेक कर लेता हूं। यस, ठीक है। अब नेक्स्ट आओ फिर ई और बी। ई के बाद नेक्स्ट क्रिटिकल पॉइंट बी, और ई और बी के बीच में कोई लोड नहीं लगा। अगेन जब कोई लोड नहीं लगता तो क्या बनेगी, इंक्लाइंड स्ट्रेट लाइन। ई और बी के बीच में शेयर फोर्स नेगेटिव, नेगेटिव मतलब लेस देन जीरो, लेस देन जीरो मतलब डीएम अपॉन डीएक्स लेस देन जीरो। यानी कि किसी भी फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव लेस देन जीरो तो क्या बनता है, क्या बनेगा, इंक्लाइंड स्ट्रेट लाइन। क्या बनेगा बच्चे, इंक्लाइंड स्ट्रेट लाइन बनेगी। क्या बनेगी, इंक्लाइंड स्ट्रेट लाइन। ठीक है। अब देखो ई और बी के बीच में इंक्लाइंड स्ट्रेट लाइन, और बी पॉइंट पे वो कौन डिसाइड करेगा कि यहाँ पे इंक्लाइंड स्ट्रेट लाइन कहाँ मिलेगी, कि बेंडिंग मोमेंट कितना है, कितना लगा, 3 दूनी 6 का लोड लगा, डिस्टेंस 1 मीटर, 6 एकन 6 यानी कि माइनस का 6। और माइनस का 6 मतलब बच्चे वो नीचे की तरफ मिलने वाला है। माइनस का 6 मतलब ये होता है, माइनस का 6 मतलब ये वो यहाँ पे मिलेगा। अब नेक्स्ट देखो बी और सी, बी के बाद नेक्स्ट आता है सी पॉइंट, और बी और सी के बीच में क्या लगा है, बी और सी के बीच में लगा है यूडीएल। और जब किसी रीजन में यूडीएल लगता है तो क्या बनता है, किसी भी रीजन में यूडीएल लगता है तो क्या लगता है, क्या बनेगा, पैराबोला बनेगा। क्या बनेगा बच्चे, पैराबोला बनेगा। नहीं, क्या बनेगा बच्चे, पैराबोला बनेगा। अब बी और सी के बीच में शेयर फोर्स पॉजिटिव, पॉजिटिव मतलब ग्रेटर देन जीरो, यानी कि इंक्रीजिंग पैराबोला बनेगा। और इंक्रीजिंग पैराबोला सी पॉइंट है फ्री एंड, कोई लोड नहीं है, बेंडिंग मोमेंट जीरो। इसका मतलब बच्चे मेरे को इतनी बात कंफर्म हो गई, मेरे को इतनी बात कंफर्म हो गई कि मेरा पैराबोला बनेगा, इंक्रीजिंग बनेगा। चूंकि बी पॉइंट पे शेयर फोर्स एग्जिस्ट मतलब स्लोप एग्जिस्ट, यहाँ पे स्लोप होगा। सी पॉइंट पे शेयर फोर्स जीरो, शेयर फोर्स जीरो मतलब स्लोप जीरो। इसका मतलब मेरा ग्राफ बच्चे कुछ ऐसे जाने वाला है, मेरा ग्राफ कुछ ऐसे जाने वाला है। किसी को कोई डाउट, किसी को कोई डाउट फिर भी भाई ये। अब कुछ बच्चे कहेंगे सर ये भी तो स्लोप जीरो, स्लोप हॉरिजॉन्टल से होता है, वर्टिकल से स्लोप नहीं होता। स्लोप हमेशा हॉरिजॉन्टल से मेजर करते हैं, हॉरिजॉन्टल से तो एंगल बना रहा है ना, ये हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल बना रहा है, जीरो, यहाँ पे स्लोप जीरो। क्लियर हुआ, अरे क्लियर हुआ। जितना भी रेफरेंस लाइन के नीचे है वो सारा नेगेटिव है, जितना भी रेफरेंस लाइन के नीचे है नेगेटिव, और जितना भी रेफरेंस लाइन के ऊपर है वो सारा पॉजिटिव। ये जो भी शेप बनी है बच्चे, ये मेरा बेंडिंग मोमेंट डायग्राम है, ये मेरा बेंडिंग मोमेंट डायग्राम है। ये क्या है, नाउ दिस इज द 2 डिग्री। ये भी क्या है मेरा, नाउ दिस इज द
2 डिग्री, ये भी मेरा क्या बना है, 2 डिग्री बना है। अरे समझ में आया? अब देखो एक और मजे की बात बताता हूँ। जब मेरा शेयर फोर्स, मैंने एक और बात बता रखी है पहले कि जब भी आपका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम साइन शेयर फोर्स डायग्राम अपना साइन चेंज करता है तो उस पर्टिकुलर पॉइंट पे बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम होता है, ये सबको पता है। लेकिन एक बात सभी को नहीं पता कि जब मेरा शेयर फोर्स डायग्राम प्लस से माइनस जाता है तो जिस पर्टिकुलर पॉइंट पे वो प्लस से माइनस जा रहा है तो उस पर्टिकुलर पॉइंट पे पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम होता है, और जिस पर्टिकुलर पॉइंट पे शेयर फोर्स डायग्राम माइनस से प्लस जाता है उस पर्टिकुलर पॉइंट पे नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम होता है। देख लो यहां से प्लस से माइनस जा रहा है तो यहाँ पे पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम हो रहा है, कितना है, पॉजिटिव ही तो है 26.4। यहां से शेयर फोर्स अपना साइन माइनस से प्लस में जा रहा है तो यहाँ पे नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम और कितनी है वैल्यू, दैट इज 6। कितनी है वैल्यू, 6। क्लियर? ये जो भी मेरा डायग्राम बना है ये 2 डिग्री है भाई, ये 20 नहीं है, मैं पहले बता दूं, दिस इज द 2 डिग्री, नाउ दिस इज द 2 डिग्री, ये भी 2 डिग्री है, ये भी 2 डिग्री है, और ये बाकी सारा मेरा 1 डिग्री है। क्लियर है? क्लियर है? नाउ समझ में आया? ये हो गया मेरा शेयर फोर्स डायग्राम, नाउ दिस इज द शेयर फोर्स डायग्राम, और ये मेरा हो गया बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। ठीक है, अब देखो 20 मार्क्स से प्रॉब्लम थी, नाउ 20 देयर इज ए, दिस इज द 20 मार्क्स प्रॉब्लम बच्चे, ये 20 मार्क्स से आपका प्रॉब्लम आया था 2018 के एग्जाम में। ठीक है, 2018 में ये प्रॉब्लम आया था, 20 मार्क्स का ये प्रॉब्लम आई थी। क्लियर है? 20 नंबर की प्रॉब्लम थी ये। क्लियर? अब देखो कितना आसान सवाल है। अब बच्चे ना एक और डाउट पूछते हैं कि सर क्या हमें पूरे मार्क्स बिल्कुल मिलेंगे, आपको बस करना क्या है इसके अलावा, आपको देखो एक सेक्शन ले लेना ए और डी के बीच में एक्स डिस्टेंस पे, इस पे शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट दिखा देना कितनी आ रही है वैल्यू, फिर लिखना एट ए पॉइंट एक्स इक्वल टू 0 शेयर फोर्स इतना है, बेंडिंग मोमेंट इतना है, एट डी पॉइंट एक्स इक्वल टू 4 यहाँ पे शेयर फोर्स इतना है, बेंडिंग मोमेंट इतना है। फिर एक सेक्शन यहाँ पे ले लेना कि यहाँ पे एक्स डिस्टेंस है यहाँ से ए से, फिर यहाँ पे दिखा देना शेयर फोर्स बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेशन, फिर एक सेक्शन यहाँ पे लेना, फिर एक सेक्शन यहाँ पे लेना, उसको दिखा देना कैलकुलेशन करके कि भाई ये वैल्यूज, ये जो मैंने बनाए हैं ये वैल्यूज आई कहाँ से। ठीक है, अदरवाइज पूरे मार्क्स नहीं मिलेंगे। हाँ एक और बात, जैसे कि आपसे ना आप जनरली लोकेट करने लगते हो कि ये पॉइंट मेरा पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर है, नाउ दिस इज द पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर, ये जो पर्टिकुलर पॉइंट आ रहा है मेरा ये पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर है पी और सी। ठीक है, तो ये पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर कहाँ होगा, ठीक है, तो ये पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर उसको दिखाना नहीं है कैलकुलेट करके, उसने पूछा नहीं है क्वेश्चन में, जब तक वो क्वेश्चन में मेंशन ना करे चीजें, जब तक वो क्वेश्चन नहीं मेंशन करता है एग्जाम में कि ये वैल्यू आई कहां से है, जब तक आपको वैल्यू वहां पे नहीं बतानी है कैलकुलेट करके। आप अननेसेसरी टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, जो चीजें उसने बच्चे नहीं पूछी है, उसने नहीं पूछा पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर कहां होगा, आपको सिंपली अवॉइड करना है और आपको नहीं बतानी इसकी कैलकुलेशन, बस यहाँ पे बस इतना दिखा देना पीओसी है, पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर है, अननेसेसरी चीजें क्वेश्चन में नहीं करनी है। ठीक है, बाकी कैलकुलेशन तो आपको दिखानी पड़ेगी वहां पे। ठीक है बच्चे, तो दिस इज द लास्ट क्वेश्चन, मतलब एसएससी जी में इतने ही क्वेश्चन आए हैं आज तक, वो सारे मैंने करा दिए। अब नेक्स्ट जो सीरीज शुरू करेंगे इसी में एसएफडी बीएमडी के इंजीनियरिंग सर्विस आईएएस में जो कन्वेंशनल में पूछा है और जो आपके एसएससी जेईई एग्जामिनेशन में पूछ सकता है, वो सारी प्रॉब्लम हम आगे करेंगे। एक क्वेश्चन फिक्स है, 20 से 30 नंबर की प्रॉब्लम ये मान के चलना आपके एग्जाम में 100% पूछेगा ही मेंस के अंदर, तो जितनी प्रैक्टिस हो सके उतनी प्रैक्टिस कर लो। ठीक है, बाकी एक व्हाट्सएप ग्रुप मैंने बनाया हुआ है, सबको पता है व्हाट्सएप ग्रुप के बारे में, अगर नहीं भी पता है तो यू कैन ज्वाइन दैट व्हाट्सएप ग्रुप। और सारे बच्चे ना सॉल्यूशन भेजा करेंगे मुझे, सारे बच्चे, ये मेरा नंबर है, इस नंबर पे मेरा 7042276658, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वैसे लिंक दिया होगा, अगर नहीं भी दिया है तो इस नंबर पे मेरे को व्हाट्सएप करना, मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर दूंगा। और आपको ना सॉल्यूशन भेजना है इस क्वेश्चन का, क्या भेजना है बच्चे, सॉल्यूशन भेजना है, क्या भेजना है बच्चे, इसका आपको सॉल्यूशन भेजना है। ठीक है, बाकी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सारी चीजें होंगी, वहां पे एप्लीकेशन का भी लिंक होगा, टेलीग्राम चैनल का भी लिंक दिया होगा, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके देख लो, वहां पे सब ज्वाइन कर लेना, आपको टाइम टू टाइम चीजें अपडेट मिलता रहेगा। क्लियर है? और बाकी जिसकी जो भी क्वेरी हो यू कैन कॉल मी और कॉन्टेक्ट मी एट दिस नंबर, आप मेरे को कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, कोई भी क्वेरी हो किसी भी तरह की। ठीक है, और मेंस में ऐसा नहीं है, मैं एक और बात आपको बता दूं कि मेंस में ऐसा नहीं होगा कि मैं 2-4 वीडियो डाल के छोड़ दूंगा, मैं कंप्लीट, हम लोग यहाँ पे पढ़ाएंगे आपको कंप्लीट मेंस, पूरा जितना में भी पूरा मेंस होगा, ये सारे सब्जेक्ट कराएंगे, सॉइल भी हो गया, इवन मशीन हाइड्रोलिक मशीन मैं पढ़ाऊंगा मेंस के लिए। ठीक है, अभी तो वैसे डेट का कोई कंफर्मेशन नहीं है,
कब तक होगा, क्योंकि कोविड का सिचुएशन एज यू नो सबको पता है कि कोविड का सिचुएशन बहुत ज्यादा खराब है इंडिया के अंदर। तो अभी एसएससी शायद कुछ मेंशन नहीं करेगा कुछ और दिनों तक, तो उसके बाद देखते हैं कि कब डेट होगा। वैसे जून जुलाई में होने के चांसेस थे, लेकिन कह नहीं सकते अभी पेपर होगा कब, क्योंकि कोरोना का सिचुएशन आप देख रहे हैं बहुत ज्यादा खराब, बहुत ही ज्यादा खराब है। तो अभी कुछ नहीं कह सकते पेपर कब होगा, कौन सी डेट होगी। एसएससी दे देगा थोड़ा, जैसे ही थोड़ा नॉर्मल होगा चीजें, तो एसएससी जरूर वहां पे एक टेंटेटिव डेट जरूर देगा। ठीक है, जब तक हमें आराम से पढ़ना है, सारे क्वेश्चन पुटअप करने हैं। ठीक है, बाकी किसी को कोई भी क्वेरी बच्चे, मैंने अपना नंबर दे रखा है, आप मेरे को कांटेक्ट कर सकते हैं, बेझिझक कांटेक्ट कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि मैं फोन नहीं उठाऊंगा किसी का, कोई नहीं, आप मेरे को डेफिनेटली कॉल कर सकते हैं, कॉल कर लो, व्हाट्सएप कर लो। ठीक है, लेकिन जो भी क्वेश्चन हुआ करे उसके सॉल्यूशन जरूर कर लिया करो। सॉल्यूशन करने का फायदा ये होगा कि आपको हैबिट हो जाएगी बच्चे लिखने की। वहां पे गेम ही सारा लिखने का है, आता सबको है, बस वहां पे ये है कि आप लिखते कैसे, प्रेजेंट कैसे करते हैं। अगर अभी से स्टार्टिंग नहीं करोगे, अभी से चीजें क्या करना शुरू नहीं करोगे, लिखने की प्रैक्टिस नहीं करोगे, तो बाद में जाके बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जिनके बाउंड्री पे मार्क्स होंगे, 110 वर्ष के अराउंड नंबर होंगे, और वो सोच रहे हैं करें ना करें, करें ना करें। तो यार भाई कर लो, पढ़ लो यार, थोड़ा हो जाएगा। 110 वालों का नॉर्मलाइज होके ऊपर नीचे हो जाता है सबका। ठीक है, अब नहीं भी होगा तो कुछ तो होगा, कुछ तो सीखोगे ना। ठीक है, चलो इसको बच्चे नोट कर लेना, यू हैव टू नोट डाउन दिस। आप इसको इतना पोर्शन नोट कर लेंगे पहले। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू नोट डाउन दिस, एंड आफ्टर दैट यू हैव टू नोट डाउन दिस, एंड लास्टली यू हैव टू नोट डाउन दिस। लास्ट में ये पोर्शन आप नोट कर लीजिएगा। ठीक है, ओके, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर।